कुछ नाम, कुछ लोग, कुछ व्यक्तित्व समय की धुन के साथ कभी भी ओझल नहीं होते। मुंशी प्रेमचंद, बाबा नागार्जुन, भिखारी ठाकुर, बिस्मिल्लाह खान साहब देश के प्रति बहुत समर्पित थे, जिनका जीवन किसी मिसाल से कम नहीं और जिनके वजूद के बिना शायद हम नहीं। ए प्रॉपर हिंदुस्तानी राइटर। आप मर नहीं सकते। सारा हिंदुस्तानी राजेंद्र प्रसाद है। उन्हें सम्मान अर्पित करते हुए हम गौरव महसूस करते हैं। गंगा गौरव एक सफर है जिसमें न जाने हमने कितने ही पड़ाव पार किए। आज हम इस सफर के अंत तक आ पहुंचे हैं। सो चलिए आज एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं। नमस्कार, गंगा गौरव में आज आपके साथ इतना समय बिताने के बाद, इतने पड़ाव पार करने के बाद एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। कुछ यादें हैं जो हमने इस सफर के दौरान पिरोए। क्यों ना आज हम उन यादों को समेट लें और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएं। एक सफर रास्तों के बिना अधूरा होता है। गंगा गौरव के सफर के दौरान हम बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग रास्तों पर चले। रास्ते भले ही विस्तृत थे, लेकिन जैसे जैसे हम रास्तों पर चलते रहे, दिल करीब आते रहे। भारत की एक कल्चरल कैपिटल और सबसे पुराना शहर है बनारस। कल्चर, गंगा, शहनाई, तुलसीदास जी सब बनारस के घाट पे ही आए। मैं बहुत ही गौरव फील कर रही हूँ, मैंने पसंद कर रही हूँ कि मैं वहाँ जन्म लिया मैंने, और वहाँ ही मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई, संगीत की शिक्षा ली। बनारस में काफ़ी दिन गाते बजाते बजाते तबले का घराना, गायकी का, फिर ठुमरी का, फिर शहनाई भी तो बिस्मिल्लाह खां साहब बनारस में ही रहे। तेरी शहनाई बोले सुन के दिल मेरा डोले, जुल्मी काहे को सुनाए ऐसी तान रे। गए थे अमेरिका में, अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने गाना बजाया, बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने कहा कि कहाँ साहब आप अमेरिका में बस चाहिए। बोले मैं तो अकेले नहीं, मेरे साथ पूरा परिवार है 100 जन का, इनको भी बसा लेंगे, इनको नौकरी सब कुछ करा देंगे। तो कहा तो बहुत परेशान हो गए, हर चीज़ भी उन्होंने आप कर दी। बोले मेरे गंगा माँ को आप ला सकेंगे अमेरिका में, मुझे तो रोज गंगा नहाना। बोले वो तो नहीं ला सकेंगे, वो तो मैं भी नहीं आ सकता। जैसे माँ अपना होम सिक कहते हैं, ही वॉज रिवर सिक, ही वॉज गंगा सिक। और क्या कहूँ। विदूषक, कई मान्यताओं के धार्मिक ज्ञाता, कवि, लेखक, दार्शनिक, समाज सुधारक, ये कोई अलग अलग लोग नहीं, एक ही व्यक्ति के अलंकार हैं, बाबा नागार्जुन। अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा नागार्जुन ने देश भर में भ्रमण करते हुए बिताया। ये 1930 से लेकर 1940 तक की बात है। अलग अलग संस्कृतियों से उनका परिचय होता चला गया, जिससे उनके लेखन को मिली पूरे भारतवर्ष की एक झलक, समाज के विभिन्न वर्गों की एक झलक, सामाजिक और राजनीतिक कटाक्ष की झलक, आम से खास इंसान के दुख दर्द की झलक, व्यंगतम दृष्टिकोण की झलक। बाकी बच गया अंडा एक कविता है बाबा नागार्जुन की, 1950 में जो लिखी गई थी। अब देखिए 1950 में वो क्या क्या देख रहे थे हिंदुस्तान के बारे में। 5 पूत भारत माता के, दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया, बाकी रह गए 4। 4 पूत भारत माता के, चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला एक को, बाकी रह गए 3। 3 पूत भारत माता के, लड़ने लग गए वो, अलग हो गया उधर एक, अब बाकी बच गए 2। 2 पूत भारत माता के, छोड़ पुरानी टेक,
चिपक गया है एक गद्दी से, बाकी बच गया एक पूत भारत माता का कंधे पर है झंडा, पुलिस पकड़कर जेल ले गई, बाकी बच गया अंडा। अररिया के फोर्ब्सगंज से लेकर बिहार के जीरादेई गांव तक, बनारस के लमही जिले से लेकर बिहार के बेतिया गांव तक, गोरखपुर से मिर्जापुर तक और रांची से इलाहाबाद तक, कई जगहों के नाम शायद आपने भी पहली बार गंगा गौरव में ही सुने और कई जगहों को हमने पहली बार देखा। हर जगह नए अनुभव, नया परिवेश, सफर आगे बढ़ता गया, गंगा गौरव बनता गया। भोजपुरी भाषा को विश्व स्तर पर ले जाने वाले महान नाटककार भिखारी ठाकुर। उनके जितने भी नाटक हुए, उस नाटक में कहीं न कहीं विरह वेदना थी। और वो नाच ऐसा था कि उस नाच को देखने के लिए लोग पागल हुआ करते थे। उनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा गया। 1918 में ब्रिटिश सरकार की तरफ से गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल चुने गए, पहले भारतीय प्रिंसिपल सर गंगानाथ झा। ये बहुत बड़ी बात तो थी ही, लेकिन इसके साथ साथ उनके ज्ञानी होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण था। इतना ज्ञानी कि अंग्रेजों को कोई और मिला ही नहीं इस पद के योग्य। उसी का नाम अब पड़ गया है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। उस सदी में दलितों के प्रति हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाले महान क्रांतिकारियों में से एक थे बाबू जगजीवन राम। ये एक बहुत ही रोचक कहानी है कि उनके स्कूल के टीचर ने 2 पानी के मटके रखे थे, एक उच्च वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग के छात्रों के लिए। उम्र थी 14 साल, सन 1922, आरा टाउन स्कूल जहां वो पढ़ते थे। अरे रुको, क्यों? एक मटके से नहीं, इस मटके से पानी लो। क्यों? तुम्हें पता नहीं ये मटका मुसलमानों का है और वो हम हिंदुओं का। अरे ये मटका किसका है? इन जैसों के लिए। मतलब? अरे ये नीच जात का है, अछूत है ये। क्या? अब आप सोचिए कि किसी छोटे बच्चे के दिमाग पे उसका क्या असर पड़ेगा। और ज़्यादातर तो ऐसा होता कि वो बच्चा डर जाएगा और उसे स्वीकार कर लेगा और उसी से पानी पिएगा। लेकिन बाबूजी निर्भीक थे और वो इस प्रथा को तोड़ना चाहते थे उस छोटी उम्र में। हे भगवान, अब मुझे घर जाकर स्नान करना पड़ेगा। अच्छा, तो तुम्हें स्नान करना है? मैं तुम्हें अभी कराता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे! और यही नहीं, उस समय से वहाँ पर एक अलग घड़ा रखने की प्रथा भी टूट गई। बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव, जहां आज भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पुश्तैनी घर है। इसी में जन्म हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 3 दिसंबर 1884 को। इसी आंगन ने देखा उस दिग्गज पुरुष के बचपन को। इसी घर में शुरुआत हुई थी एक नई विचारधारा की। इसी घर के आंगन में वो पढ़े थे। एक मौलवी विदूषक ने उन्हें शिक्षा दी थी। वो जब आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति बन के यहाँ आए, लोगों में और इस इलाके के लोगों को बहुत खुशी हुई कि हमारा एक बच्चा है सो राष्ट्रपति बना है। और वो बोल रहे थे, बहुत सारे लोग थे, उनके रिश्तेदार थे, भाई थे, दादा थे, जो भी यहाँ लगने वाले थे, उन लोगों से कहें कि देखिए, मैं तो उत्साहित हूँ, आप भी उत्साहित हैं इतना कि हमको मालूम पड़ता है कि ज़मीन छोड़ के आसमान पे उड़ रहे हैं। लेकिन हमको तब खुशी मिलेगी जब, उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर, कि अगर 1 बीघा ज़मीन में हम गन्ना रोपें और 1-2 गन्ना जो है सो आसमान छू दे, तब मंजाए नहीं गिरेगा, बल्कि पूरा खेत का गन्ना जो है वो आसमान छू दे, तब हमारी आमदनी बढ़ जाएगी और मंजाए भी बढ़ जाएगा। तो इसी मिसाल के तौर पर राजेंद्र बाबू जैसे आप लोग बनिए, ताकि पूरा हिंदुस्तान और दुनिया वाले इस पर गर्व करें कि एक ही राजेंद्र हिंदुस्तान में नहीं है, बल्कि सारा हिंदुस्तानी राजेंद्र प्रसाद।
समाज में अगर परिवर्तन आप करना चाहते हैं तो आपको पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा। वो पॉलिटिशियन के बिना आपसे नहीं होगा। अगर विजन वाला पॉलिटिशियन हो तो हिंदुस्तान और आगे बढ़ना चाहिए था। माने अभी जितना है उससे बहुत आगे बढ़ना। नरेंद्र मोदी बहुत कुछ लोगों को करना चाहते हैं। ये सब चीज़ संभव है। जितनी बात वो बोलते हैं मैं तो मानता हूँ वो सारा चीज़ यहाँ पर हो सकता है। यहाँ न टैलेंट की कमी है न पैसा की कमी है। यहाँ पैसा भी कम नहीं है, ये मत समझिए कि हिंदुस्तान गरीब देश, और न टैलेंट की कमी है। सफर अगर रास्तों का नाम है तो रास्ते में ले जाते हैं लोगों तक। गंगा गौरव में विशिष्ट व्यक्तियों की खोज के दौरान हम उन लोगों से मिले जो जीवन का सच्चा आईना है, जिन्होंने उन महान व्यक्तियों के बारे में इतना जाना है, उन्हें करीब से देखा है, जो हमारे गंगा गौरव बने। বিশাকে আমি একজন অত্যন্ত বীর পুরুষ মনে করি। মানুষ হিসেবে সে অত্যন্ত খাঁটি। उनका कहना था भगवान एक है और वो भयहीन जीवन जीने का संदेश देता है। उसे अपने मन से पुकारो, वो तुम्हें अपने आसपास ही नजर आए। बिरसा अच्छी तरह से जानते थे कि बड़े जमींदारों के पीछे अंग्रेजों का हाथ है। ये बड़े लोग हमसे हमारी जमीनें छीनकर हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। इसके लिए वो अंग्रेजों से लड़ गए, भिड़ गए और आखिरकार आदिवासी जमीन से अंग्रेजों का खूंटा उठाकर फेंक दिया। ये बात है 1777 की। भारत पर था मुगलों का शासन और अंग्रेजी हुकूमत धीरे धीरे व्यवसाय की आड़ में देश की नींव पर कर रहे थे अपनी पकड़ मजबूत। इन तमाम राजकीय और शासकीय ताने बाने के बीच बिहार के जगदीशपुर इलाके में, जो अब भोजपुर कहलाता है, शाही राजपूताना परिवार के उज्जैनी भवन में जन्मे बाबू कुंवर सिंह। वो वीर जिनकी वीरता का कोई सानी नहीं था। कुंवर सिंह की नसों में बहते राजपूताना खून ने उन्हें बचपन से ही दिलेर, निडर और फौलादी बनाया। घुड़सवारी और तलवारबाजी में तो निपुण थे ही, उम्र के साथ साथ मार्शल आर्ट्स में कुंवर सिंह ने महारत हासिल कर ली। यही नहीं, वीर शिवाजी के बाद कहते हैं कि ये कुंवर सिंह ही थे जिन्हें गुरिल्ला वॉर की सभी तकनीकों की पूरी जानकारी भी थी। वो आरा से यहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक पीरो गांव है। बाबू वीर कुंवर सिंह उधर से गुजर रहे थे। वहाँ पर कुछ धान की रोपनी करने वाली रोपनहारिनें वो धान रोप रही थी। यहाँ की संस्कृति का ये है कि वो जब भी कोई नया मुसाफिर उधर से गुजर जाता है तो वो रोपनहारिनें वो रोपनी को छोड़ करके उसको घेर लेती हैं और उन्हें डराती हैं कि अगर आपने कुछ मुझे ना दिया तो आप पर मैं कीचड़ फेंकूंगी। हैं तो वो कीचड़ लेकर के इधर उधर ये कर रहे थे। बाबू वीर कुंवर सिंह इस संस्कृति ही में जन्मे थे, पले थे, बड़े थे। वो समझ रहे थे कि इनका क्या मकसद है। उन्होंने समझा तो उन्होंने निकाल करके तमाम को कुछ न कुछ इनाम और इकराम दिया। लेकिन उसमें एक औरत वो अपने घूंघट निकाले वो किनारे खड़ी थी। औरतें उन्हें भी बुला रही थी कि वो आए और अपना इनाम लेके जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। वो उपझा गया, क्यों? क्योंकि ये मेरे भाई हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह को भी तज्जुब हुआ कि आखिर ये भाई कैसे हुए, ये रिश्ते में भाई कैसे हुए। तो उन्होंने बताया कि जहाँ के बाबू वीर कुंवर सिंह रहने वाले हैं, मैं उसी गांव की हूँ, मैं उसी गांव की बेटी हूँ और पासवान की बेटी हूँ। जब उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया तो बाबू वीर कुंवर सिंह ने कहा कि ये वाकई मेरी बहन है और मेरी बहन ये कीचड़ यानी कीचड़ में रह करके और वो धान की रोपनी करे, ये मेरे लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लेकिन इसलिए हम अपनी बहन को ये तमाम खेत जिसमें ये रोपनी कर रही है हम देते हैं। लोगों ने बताया कि ये खेत जिसको आप दे रहे हैं वो लगभग 200 बीघे की है। क्योंकि कोई बात नहीं, मेरी जुबान से ये बात निकल गई, यानी वादे के पक्के भी थे। ये बात निकल गई तो निकल गई। अब ये 200 बीघा ज़मीन यानी ये मेरी ये बहन के नाम है। क्योंकि आज भी वो गांव मौजूद है
और वो दुसाधी बघार के नाम से जाना जाता है। यानी आप अगर चाहें तो वहाँ उस गांव में भी जाकर के पूछ सकते हैं। कहा यह जाता है कि लोग जाते हैं और जब ये इस वाक़े को पूछते हैं तो जो बड़ी बूढ़ी औरतें हैं उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं इस वाक़े को बयान करते हुए। ये वही पहाड़ है जिसे काटकर इस रास्ते को बनाया दशरथ मान जी ने। ये उनकी दिन रात की मेहनत का नतीजा है कि अत्तरी और वजीरगंज के बीच की दूरी जो कि 80 किलोमीटर थी वो घटकर 13 किलोमीटर हो गई है, जो झट से वाहन द्वारा पार की जा सकती है। मेरा दादा तो इतना पत्नी कारण सीना चीर कर उसका खून जैसे बहा वैसे पसीना बहा कर पहाड़ चीर दी। लेकिन आप लोग आप नहीं कर सकते हैं पत्नी लोग, मेरा हस्बैंड नहीं कर सकते हैं मेरे लिए। इतिहास गवाह है, देश को झंझोड़कर एक नए सिरे से शुरू करने की हर कोशिश में साहित्य का हाथ रहा है। और एक ऐसा लेखक जो अपनी कलम द्वारा देश के मन को टटोल लेते हैं, वे थे रामवृक्ष बेनीपुरी। एक साहित्य के रूप में बेनीपुरी जी की सबसे बड़ी देन जो हिंदी को है वो एक ऐसी शैली जो शैली बेनीपुरी की ही शैली थी कि ये सिर्फ रचनाकार ही नहीं थे बल्कि रचनाकारों को बनाना भी जानते थे। स्वयं राष्ट्रकवि दिनकर ने महसूस किया कि यदि लिखा दिनकर ने कि यदि बेनीपुरी नहीं होते तो दिनकर नहीं होता। 9 अगस्त 1942 को बाबूजी का एक लेख प्रकाशित हुआ जिस पर कि भारत सरकार ने उनको 3 साल के लिए नज़रबंद कर दिया था। उस समय ब्रिटिश सरकार थी। मेरा जन्म 12 अगस्त 1942 को हुआ, यानी कि बाबूजी मुझे देख नहीं पाए थे, जेल चले गए थे। आपको आश्चर्य होगा कि उस 3 साल के दौरान मैं जब 3 साल का हो गया था तब सबसे पहले मैंने बाबूजी को देखा। प्रेमचंद केवल भारत में ही नहीं बल्कि बाहर भी एक बहुत ही सम्मानित लेखक माने जाते रहे हैं। पहले भी लोग उनकी कहानियों से जुड़ाव महसूस करते थे और आज भी करते हैं। अगर कहानी आपने शुरू की छोड़ नहीं सकते आप। आज भी हमारे लिए विश्राम के क्षण है प्रेमचंद। कुछ लोग कहते थे का बब्बा तू का हमेशा करल करला कोनो काम तो है नहीं हो, तो कहते रे बचवा तो लोग के का समझ में आई हम जो काम करत हैं। और वो उन लोगों से हाल चाल लेने के बाद पुनः लिख जो वो गांव के अंदर घूमते जो फिरते थे और जो लोगों से वार्ता करते थे उसी से अपनी साहित्य की रचना भी कर लिया करते थे। मुंशी प्रेमचंद के प्रपुत्र से मिलना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुत्र से पहचान, रामवृक्ष बेनीपुरी के सुपुत्र से रूबरू होना और न जाने कितने ही ऐसे लोगों को जानना, ये सब एक अविश्वसनीय अनुभव रहा है। और ये हमें बहुत मानते थे, अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे, इसलिए जब भी इनको हम देखते थे हमको हमारे आंख से आंसू आ जाता है। इस सफर में हम ऐसे लोगों से भी मिले जो आज के युग के प्रतिनिधि हैं, जैसे अक्षय वर्मा, बिंदेश्वर पाठक, जमुना तुडू और भी बहुत सारे ऐसे लोग जिनका जीवन मिसाल है। हम लोग का नारा जो है ना, वीर बुरु ओकोया अबोआ अबोआ, ये जो मीनिंग जो होता है ना, ये जल जंगल जमीन हमारा है और ये जल जंगल जमीन बचाने का हमारा भी काम है और इसे कोई छीन नहीं सकता है।
हम लोग साल में रक्षाबंधन का दिन हम लोग राखी बांधते हैं। साल का पेड़ को हम लोग भाई मानते हैं और हम लोग वचन दिए हैं भाई को, जितना दिन भाई हम लोगों का शरीर में जान रहेगा उतना दिन आपको मतलब किसी से काटने नहीं देंगे। सच बता रहा हूँ मैं, कई लोगों को ये बात मानने में कठिनाई होती है। लोगों को लगता है कि बाहर घूमा, 27 देश गया, इतनी अच्छी नौकरी करता था, तो यहाँ उसको कैसे मज़ा आता होगा। लेकिन अल्टीमेटली मैंने बहुत जगह यही देखा कि जितने लोग पैसा कमा लेते हैं, जो कर लेते हैं, घूम फिर के फिर वो सोसाइटी में ही काम करने के लिए वापस आते हैं, संतोष वहीं मिलता है। तो मैंने सोचा कि ये उल्टी पढ़ाई पढ़ने से अच्छा है कि शुरू ही वहीं से करता हूँ। तो डिसीजन में तो आई डोंट थिंक इससे अच्छा डिसीजन मैंने लिया है अभी तक। तो मैं बहुत खुश हूँ अपने काम से, उसकी प्रगति से, जिस तरह का लोगों से सपोर्ट मिला, जिस तरह आप जैसे लोगों से सपोर्ट मिला, परिवार का पूरा सपोर्ट है, मेरे दोस्तों का पूरा सपोर्ट है। तो डिसीजन तो ये मैं मानता हूँ बहुत अच्छा डिसीजन है। क्या काम करना और बाकी है? हाँ बिल्कुल, अभी तो मैं बहुत छोटे छोटे पहल किए हैं। मैंने मुजफ्फरपुर ज़िले और दरभंगा ज़िले में पहल किया है। बिहार प्रदेश बहुत बड़ा है, उसके बाहर भी अगर हैसियत रही तो उसके बाहर भी काम करना चाहूँगा। और अभी मैं 4 क्षेत्रों में काम कर रहा हूँ। एक है रूरल यूथ के साथ, एक है महिलाओं का सशक्तिकरण, एक है सैनिटेशन, मतलब जिसको अब हम स्वच्छ भारत कहते हैं, बट मैं तो पहले से कर रहा हूँ जब इसको निर्मल भारत अभियान कहा जाता था। और चौथा है मछुआरों और मछुआरिनों के साथ। 5वां अब हम डिसेबिलिटी में भी शुरू कर रहे हैं थोड़ा सा काम। तो काम तो भी बहुत बढ़ाना है, एजुकेशन है, हेल्थ है, सैनिटेशन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, काम तो बहुत है। बट हाँ, अकेले मैं सरकार तो नहीं हूँ कि मैं सारा काम खुद कर लूँगा, लेकिन हाँ जितना हो सकता है, जितना मुमकिन है। अभी मेरे पास अभी 28 का हूँ, कम से कम 32-35 साल अच्छे काम करने लायक हैं, तो उसमें जितना होगा उतना करूँगा। गंगा गौरव एक सफर है जिसमें न जाने हमने कितने ही पड़ाव पार किए। आज हम इस सफर के अंत तक आ पहुंचे हैं। कुछ बातें, कुछ यादें। गंगा गौरव बातें, यादें और जज्बातों का सफर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे हमकदम बनकर आपको भी उतना ही आनंद आया होगा जितना कि हमें आया है। गंगा गौरव का सफर यहीं खत्म होता है, इस उम्मीद के साथ कि एक नए शो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।